Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ए प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक आपके यूनिट नंबर 2 के साथ है। अपना काम शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम्स शो अ यूनिफॉर्म रॉड with its midpoint on a pivot. Two equal forces F are applied to the rod as shown. Which diagram shows the rod is in equilibrium? एक एक डायग्राम को देखें। डायग्राम आपको जाहिर सी बातें दिखाई दे रही होंगी। जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दो मुख्तलिफ किनारों पे लग रही हैं। नतीजतन ये दोनों फोर्सेस क्या पैदा करेंगी? कपल, और ये रॉड क्या करना शुरू कर देगी? रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बीटा डायग्राम में देखें तो जो दोनों फोर्सेस हैं वो किधर को लग रही हैं? ऊपर की तरफ लग रही हैं। हाँ, जो दरमियान वाली फोर्स है अगर हम उसको इग्नोर कर भी दें, चूंकि वो कहां पे लग रही है? सेंटर पे लग रही है, उसका मोमेंट आर्म क्या होगा? 0 होगा। तो लेफ्ट साइड वाली फोर्स जो कि किनारे पे ऊपर की तरफ लग रही है, ये फिर इस सिस्टम में क्या पैदा कर देगी? एक टॉर्क पैदा कर देगी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देगी। चार्ली में आपको दो जो इक्वल फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में दोनों किनारों पे नीचे लगती दिखाई दे रही हैं। तो दोनों फोर्सेस जो टॉर्क पैदा करेंगी, एक क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेंगी। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी। नतीजतन ये रॉड अपनी हालत से डिस्टर्ब नहीं होगी। आपके 86 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्योंकि किनारे पे लगने वाली ये दोनों फोर्सेस में से ये फोर्स सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्स सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? क्लॉकवाइज। क्योंकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? सेम है। तो दोनों फोर्सेस के पैदा किए हुए टॉर्क्स के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। सो आपके 86 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। जबकि 86 एमसीक्यू की डेल्टा ऑप्शन में भी आपको ये दोनों फोर्सेस कपल पैदा करती दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा चार्ली। सिर्फ 40 डायग्राम है जिसमें रॉड इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज अ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर? अगेन डायग्राम आपके सवाल में भी बनी हुई है, डायग्राम मैंने भी यहाँ पे बना दिया। प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये इस व्हील का सेंटर ऑफ रोटेशन, दो फोर्सेस आपको दोनों किनारों पर लगती दिखाई दे रही हैं। 10 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है? 2 मीटर। 5 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है? 2 मीटर। 10 न्यूटन इस व्हील को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? क्लॉकवाइज। 5 न्यूटन इस व्हील को कैसे घुमाने की कोशिश करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 न्यूटन का क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? 10 इंटू 2 दैट इज 20। और 5 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो नेट टॉर्क क्या होगा? ये क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो नेट टॉर्क क्या होगा? 20 माइनस 10 दैट इज 10 न्यूटन मीटर। और किसको सुपीरियरिटी हासिल होगी? क्लॉकवाइज टॉर्क को, चूंकि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। आपके 87th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 88, अ कार टेक्स 1 hour to travel 100 kilometer along a main road and then half hour to travel 20 kilometer along a side road. What is the average speed of the car for the whole journey? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। पहला डिस्प्लेसमेंट कितना था, यानी S1 कितना था? 100। दूसरा डिस्प्लेसमेंट यानी S2 कितना था? 20। पहला टाइम कितना था? 1 आवर। दूसरा टाइम कितना था? हाफ आवर। 100 प्लस 20 120। 1 प्लस 1/2 इज 3/2। 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा। 120/3 इज 40 एंड 40 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 80 किलोमीटर पर आवर। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ इज द मोशन ऑफ बॉडी इफेक्टेड बाय बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? बैलेंस फोर्सेस का नेट सम क्या होगा? 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस का नेट सम क्या होगा? नॉन जीरो। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नॉन जीरो और वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बैलेंस फोर्सेस लगने की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं होती और अनबैलेंस फोर्सेस लगने की वजह से वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 90, a body is traveling with a constant acceleration of 10 meter per second square. If S1 is the distance traveled in 1 second and S2 is the distance traveled in
सेकंड 2 सेकंड नहीं, सेकंड 2 सेकंड के बाद का डिस्टेंस नहीं, दूसरे सेकंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2? फर्स्ट करें, उस समय बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, अब इसमें फर्स्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। उस समय बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है कि एक जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो, दैट इज ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम यहाँ पे फर्ज क्या करते हैं कि ये जिस्म किसी रेस्ट हालत से एक हाइट से फ्री फॉल करना शुरू कर रहा है, यानी हमने एक जिस्म को किसी हाइट से क्या करवाया है, ड्रॉप करवाया। अच्छा, अगर आपने किसी जिस्म को रेस्ट हालत से और किसी हाइट से क्या करवाया, ड्रॉप करवाया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी, S इक्वल्स हाफ AT स्क्वायर, और ए में क्या पैदा होगा, G। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूसेस टू S इक्वल्स हाफ GT स्क्वायर। नो प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, पहले सेकंड के बाद या पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, हाफ GT1 स्क्वायर, हाफ G क्या ले ले 10 टाइम कितना 1, तो S1 कितना आ गया 5 मीटर। नाउ लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसको मैं कह दूं हाफ GT स्क्वायर, हाफ G क्या है 10 टाइम 2 20 मीटर। नाउ प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था, 5 मीटर। 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था, 20 मीटर। तो फिर दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5 से 20 मीटर, यानी 15 मीटर। तो इन सेकंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5 से 20, दैट इज 20 माइनस 5, तो S2 कितना आ गया 15। नाउ 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, एंड व्हाट इज 5 मीटर, S1। तो S2 किसके बराबर आ गया, 3S1 के। आपके 90th MCQ का आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स चार्ली। क्वेश्चन नंबर 91, a projectile is thrown so that it travels a maximum range of 1000 मीटर। अब आपको प्रोजेक्टाइल की रेंज नहीं दी गई बल्कि मैक्सिमम रेंज दी गई है, और आपको पता है जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे। और ये भी आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम हो के मैक्सिमम हाइट से 4 गुना ज्यादा हो जाती है, यानी R किसके बराबर हो जाता है, 4H। बट रिमेंबर दिस रिलेशन R इक्वल्स 4H इज ओनली एप्लीकेबल एट 45 डिग्री। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कितनी है, 1000 मीटर। हाउ हाई विल इट राइज, आपने मैक्सिमम हाइट यानी H निकालना है, तो यहां से H किसके बराबर आ जाएगा, R/4। What was maximum horizontal range, 1000, so 1000 by 4 comes out to be 250 मीटर। आपके 91st MCQ का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 92, what does not change when a force is applied on a body, F equals ma। जो m है वो जिस्म की प्रॉपर्टी होती है, जाहिर सी बात है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो कर रहा होता है, उसके घेरने वाले वॉल्यूम को शो कर रहा होता है, उसके इनर्शिया को शो कर रहा होता है। इसका अप्लाइड फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। अप्लाइड फोर्स सिर्फ उस जिस्म में क्या चेंज करवा सकती है या क्या पैदा करवा सकती है, एक्सेलरेशन पैदा करवा सकती है, एक्सेलरेशन चेंज करवा सकती है। आपके 92 MCQ का आंसर क्या होगा, मैथ्स यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 93, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बट इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपका 93 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 94, when angle between position vector R and F is 45 degree, then the magnitude of the torque is। torque का magnitude क्या होता है, tau equals RF sin theta, tau equals RF, और थीटा की जगह क्या आ गया 45 डिग्री, और आप सबको पता है साइन 45 डिग्री इज 0.707 या 1/√2 RF/√2। 94 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 95, द गिवन रॉड इज इन। अब आप देख सकते हैं डायग्राम आपके सवाल में भी बनी हुई है, दोनों किनारों पे 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो इनका नेट सम क्या होगा, 0। तो जब फोर्सेस का नेट सम 0 हो जाए यानी सिग्मा F इक्वल 0 हो जाए, तो कौन सी कंडीशन पूरी होती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी होती है। और जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी होगी तो जिस्म किस में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। 95 MCQ का आंसर क्या होगा,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी बीटा। लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन, ये दोनों फोर्सेस क्या पैदा कर रही हैं, कपल, और कपल इस जिस्म को क्या करवा देगा, रोटेट करवा देगा, तो ये जिस्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, यानी सेकंड कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। आई रिपीट, 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 96, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 96 का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 97, a 3000 kilogram car, this is M, has its velocity reduced from 20 meter per second, this is initial velocity VI, to 50 meter per second, this is final velocity VF, in 3 seconds, this is T, the average retarding force on the car is F equals MA, M और एक्सेलरेशन क्या होता है, VF minus VI over T, F वैसे का वैसा इक्वल वैसे का वैसा, मास कितना था 3000, फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम 3। प्लीज ध्यान से दिखेगा, ये 3 और 3 कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचा 1000, 15 और -20 क्या बना -5, -5 into 1000 becomes -5000 न्यूटन। आपके 97 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 98, टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल masses placed at rest on a frictionless surface are acted upon by equal horizontal forces, यानी फोर्स कांस्टेंट है दोनों बॉडीज के लिए फॉर इक्वल टाइम्स, यानी टाइम भी कांस्टेंट है दोनों बॉडीज, यानी दोनों बॉडीज में दो एक जैसी फोर्स एक जितनी देर में लग रही हैं, एक जितने टाइम के लिए लग रही हैं। जस्ट आफ्टर दीज फोर्सेस आर रिमूव्ड द बॉडी ऑफ ग्रेटर मास हैव। नाउ आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, यानी फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्लीज ध्यान से देखिएगा, F इक्वल्स टाइम वैसे का वैसा, फाइनल मोमेंटम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी चेंज इन मोमेंटम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां से टाइम को इधर ले जाएं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू टी। नौ सवाल में उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 98 में उसने क्या कहा हुआ है कि दोनों बॉडीज इनिशियली रेस्ट पे थी, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं आपको समझाने के लिए करने लगूं, अगर इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो, तो पी आई को मिटा दें। जब आप पी आई को मिटा देंगे तो फाइनल मोमेंटम सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है, दोनों जिस्मों पे लगने वाली फोर्स और दोनों जिस्मों पे लगने वाली फोर्स का टाइम, और दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स भी एक ही लग रही है और फोर्स का टाइम भी क्या है, सेम है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर होगा सेम मोमेंटम एज दी अदर बॉडी, यानी हैवियर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लाइटर ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के इक्वल होगा। अब बच्चा यहाँ पे कहता है कि सर कैसे इक्वल हो सकता है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, अगर हैवियर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, तो याद रखिएगा हैवियर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट सेम रहेगा। आपके 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी सेम मोमेंटम एज अदर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 99, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, आप सबने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट गायब हो गया, तो वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, मिनिमम, यानी 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 100, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज इक्वल टू, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, और फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट पे कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटी की। ग्रेविटी की फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स mg, और mg किसी भी गिरने वाले ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेट होता है। 100 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, वेट, यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, द चेंज इन मोमेंटम और फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इंपल्स। 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 102, द इंपल्स ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, कांस्टेंट मोमेंटम। कांस्टेंट मोमेंटम का क्या मतलब है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, और चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, इंपल्स। तो अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इंपल्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपके 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, इज ऑलवेज जीरो, यानी डेल्टा। Question number 103, in a projectile motion the velocity
A is always perpendicular to the force B, is always perpendicular to the force for half journey only. C is never perpendicular to the force. D is perpendicular to the force at one instant only. Now इसको चेक करने के लिए अगर मैं आपके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ करूं तो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया और आपको पता भी है पहले से कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट बच जाता है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किधर को होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जबकि प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की वो किधर को लग रही है, नीचे को। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स और वेलोसिटी आपको एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट हैपेंस एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली। यानी ये पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये सिर्फ एक दफा होगा कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, और कहां पे होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट होगा जी। ठीक हो गया। सो आपके 103 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 104. In the following velocity time graph, the distance traveled by the body in meters is. Velocity time graph से distance निकालने के लिए आपको ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है। ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आपको ग्राफ में तीन शेप्स दिखाई दे रही हैं। आप ट्रेपीजियम के एरिया का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और आप इन तीनों शेप्स को अलग अलग कैलकुलेट करके भी एरिया निकाल सकते हैं जी। डिस्टेंस इज फाउंड बाय एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड एरिया इज डिवाइडेड इन थ्री शेप्स. First is a right angle triangle, then comes a square or a rectangle, then comes finally a right angle triangle. So पहले A1 किसको शो कर रहा है, पहली right angle triangle के एरिया को, और right angle triangle का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू विथ, दैट इज हाफ 20 इंटू 20. A2 किसको शो कर रहा है, दूसरी रेक्टेंगल या ट्राइंगल के, दूसरी रेक्टेंगल या स्क्वायर के एरिया को, लेंथ इंटू विथ 20 इंटू 20, और तीसरी ट्राइंगल का बिल्कुल वही एरिया आ गया। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 20/2 इज 10, 10 इंटू 20 इज 200, 20 इंटू 20 इज 400, अगेन 10 इंटू 20 इज 200. सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.8 किलोमीटर या 800 मीटर्स। आपके 104 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 105. Two forces 10 Newton and 20 Newton are acting at O and P respectively on a uniform rod of length as shown in the figure. 100 centimeter supported at the position of the center of the gravity, a 50 centimeter mark as shown in the figure below. What is the position of P on the meter रॉड? डायग्राम आपके सवाल में भी बनी हुई है, डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना दी। ये 100 सेंटीमीटर की रॉड है जो 50 सेंटीमीटर पे पिवट हुई हुई है। 0 सेंटीमीटर पे क्या अटैच हुआ हुआ है, 10 न्यूटन का वेट, जो सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस पी पॉइंट पे कि जिसका 50 सेंटीमीटर से फासला से कितना है, एक्स, कितना कौन सा वेट अटैच हुआ हुआ है, 20 न्यूटन, जो सिस्टम को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। अगर रॉड किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो पहले जरा इसका टॉर्क निकाल लें, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म यानी 20 इंटू एक्स। फिर इसका टॉर्क निकाल लें, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म यानी 10 इंटू 50. So x comes out to be 500/20, that is 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये P पॉइंट 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर आगे है, या मैं यूं कह लूं ये जो P पॉइंट है ये 50 और 100 के बिल्कुल कहां पे लाई कर रहा है, दरमियान में लाई कर रहा है। और 50 और 100 के बिल्कुल दरमियान में कौन लाई करता है, 75 सेंटीमीटर। आपके 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 106. The velocity time graph of a particle is as shown below. It indicates that it represents terminal velocity. क्या मतलब, आपको ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि जिस्म की वेलोसिटी में पहले क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, फिर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। ये पहला पोर्शन है जी, ठीक हो गया। वेलोसिटी के ज्यादा होने के साथ जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन पैदा होगा। ओके, फिर एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होने के बाद अपनी किस वैल्यू पे पहुंच रही है, यूनिफॉर्म वैल्यू पे पहुंच रही है। और यूनिफॉर्म वैल्यू पे पहुंचने का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन इवेंचुअली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज इधर देखिएगा जरा, ये ग्राफ है, इतना पोर्शन क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, यही शो कर रहा है ना।
वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। और उसके बाद वेलोसिटी इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते अपनी किस वैल्यू पे पहुंच रही है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही है। मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, वो अपनी वैल्यू को इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना मतलब उस चीज का आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होना है, कांस्टेंट में कन्वर्ट होना है। इसका मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, मैक्सिमम की तरफ जाती जाएगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एंड इवेंचुअली जब वेलोसिटी अपनी किस वैल्यू पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी, तो एक्सेलरेशन इवेंचुअली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द मोशन इज एक्सेलरेटेड एंड फाइनली द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई रिपीट, आपके 106 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 107, इफ अ फोर्स ऑफ F Newton produces an acceleration of 2a in a body of mass 2m, then to produce an acceleration equal to a by 2, the similar force needs a body of mass. Now, अब सबको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ A is equal to F over m, और इस सिचुएशन में दोनों केसेस में फोर्स क्या लग रही है, सेम लग रही है। इट मींस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से रेशियो निकाल लें तो m2 by m1 इक्वल्स a1 by a2। m2 दूसरी सिचुएशन में मास जो आप लोगों ने निकालनी थी, m1 वो मास के जो आपको इनिशियली गिवन है, जिसका एमसीक्यू में पहले जिक्र है, दैट इज 2m। a1 इनिशियल मास का एक्सेलरेशन दैट इज 2a। a2 दूसरी वाली मास का एक्सेलरेशन दैट इज a by 2। a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ये 2 और ये 2 एक लेवल पे आ जाएगा, और ये 2m उधर जाके बाकी दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 into 2 4 एंड 4 into 2 8m। आपके 107th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा 8m। रिमेंबर ये m यहाँ पे मीटर नहीं है, मैथ्स को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 600 जूल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब यहीं पे मैं रोकूंगा आपको, ये जो एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, ये वर्टिकल से गिवन है, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो तमाम एंगल्स होते हैं वो किस एक्सिस से बनते हैं, एक्स एक्सिस से बनते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल है अगर वर्टिकल से कौन सा एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो उस प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल लॉन्चिंग एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये ज़हन में रखिएगा। और उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर कितनी है, 600 जूल है। उसका सवाल क्या है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। आपने इस प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को जमीन से क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो इनिशियली उस पॉइंट पे कि जहां से आपने उसको वी आई वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या किया, लॉन्च किया है, उसके पास सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ग्राउंड पे, हाइट जीरो है। इट मींस इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। What was initial kinetic energy, 600? What is initial potential energy, 0? तो total initial energy comes out to be 600 जूल। ये अपने साथ प्लीज ज़हन में रखिएगा। Now हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को क्या कह दिया, KEF, and that becomes half mvf square। दो दफा भी डिस्कस किया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब Vf एट हाईएस्ट पॉइंट इज बेसिकली Vx। नाउ प्लीज इसका मतलब KEF को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ m, और Vf की जगह क्या आ जाएगा, Vx का स्क्वायर। रिमेंबर रिकॉल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो KEF इज इक्वल टू हाफ m और Vx क्या आ जाएगा, V cos 60। रिमेंबर इनिशियल लॉन्चिंग एंगल 30 नहीं था, 60 था। cos 60 होता है 1/2। सो KEF वैसे का वैसा इक्वल्स हाफ m, V बिल्कुल वैसे का वैसा, cos 60 की जगह क्या आ गया, 1/2 का स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स हाफ m V स्क्वायर बाय 4। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये फैक्टर क्या था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जिसको मैंने एनक्लोज कर दिया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, KEI। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KEI ओवर 4। व्हाट वाज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 600 over 4। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 150 जूल। देखो उसने हाईएस्ट पॉइंट पे हमसे
काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी थी, उसने हाईएस्ट पॉइंट पे हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी। आगे चलें, हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जो इनिशियल थी वही फाइनल होगी। आई रिपीट, जो इनिशियल थी वही फाइनल होगी। तो फाइनल टोटल एनर्जी 600, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 150। ये फाइनल पॉइंट पे यानी हाईएस्ट पॉइंट पे आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी थी, निकालनी थी। 150 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर जब 600 में से माइनस होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 450 जूल। 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल इज ट्रू। आप सबने पढ़ा हुआ है कि 76 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अगर आप एंगल 76 डिग्री से कम करेंगे तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल ऊपर थोड़ा कम जाएगा, आगे थोड़ा ज्यादा जाएगा। यानी 76 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स पे फेंकने से रेंज ज्यादा होगी और हाइट कम हो जाएगी, और 76 डिग्री से बड़े एंगल पे फेंकने से, और रिमेंबर वो एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल ऊपर ज्यादा जाएगा, आगे कम जाएगा। तो 76 डिग्री से बड़े एंगल पे फेंकने पे प्रोजेक्टाइल ऊपर ज्यादा जाएगा, आगे थोड़ा कम जाएगा। अल्फा में आपको यही लिखा दिखाई दे रहा है कि 76 डिग्री से छोटे एंगल पे रेंज ज्यादा होगी और हाइट कम होगी। बीटा में आपको बड़ा मशहूर रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि 76 डिग्री पे रेंज और हाइट एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और चार्ली में वही बात कि अगर एंगल 76 से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो फिर प्रोजेक्टाइल ऊपर ज्यादा जाएगा, यानी हाइट ज्यादा होगी, और आगे कम जाएगा, थोड़ा कम जाएगा, यानी रेंज कम होगी। 109 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 110, the displacement time graphs are inclined at 30 degree and 45 degree respectively with the time axis या x axis, the ratio of their velocities will be। ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट करें, एक ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ है A, जो टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और दूसरा ऑब्जेक्ट है B जिसका ग्राफ है B, जो टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है 45 डिग्री। मैंने सवाल को आसान करने के लिए आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। नाउ स्लोप क्या होता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, या इस केस में डेल्टा d ओवर डेल्टा t विच इज वेलोसिटी। ये आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, एंड स्लोप इज आल्सो नोन एज tan थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी इज tan थीटा ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। यहां से आगे रेशियो निकालने तो वी ए ओवर वी बी इज इक्वल टू tan थीटा ए ओवर tan थीटा बी। थीटा ए द एंगल मेड बाय द ग्राफ ए विद एक्स एक्सिस दैट इज 30, थीटा बी द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद ग्राफ बी विद एक्स एक्सिस दैट इज 45। tan 45 होता है 1, tan 30 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। 1/10 का आंसर आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 या 1 रेशियो स्क्वायर रूट 3। 1/10 का आंसर क्या आएगा, बीटा। Question number 111, a force F is applied to a beam at a distance d from a pivot. The force acts at an angle of theta to a line perpendicular to the beam. Diagram में शो भी किया हुआ है। Which combination will cause the largest turning effect? कौन सा combination maximum torque पैदा करेगा? Now please, diagram आपके सवाल में भी बनी हुई है, diagram मैंने यहाँ पे भी बना दी है। ये pivot है, ये point of application of force है। pivot से लेके point of application of force तक का फासला क्या कराता है, d, that is moment arm। ये moment arm, ये फोर्स नॉर्मल से कौन सा एंगल बना रही है 90 माइनस थीटा, तो फोर्स और मोमेंट आर्म में ये एंगल कौन सा बन रहा होगा, थीटा। फोर्स रिमेंबर ये पूरा एंगल कितना है 90, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। उल्टा बोलने, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा थीटा। तो फोर्स और मोमेंट आर्म में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर या डी एफ साइन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम करने के लिए मोमेंट आर्म भी लार्ज करना पड़ेगा, एफ भी लार्ज करना पड़ेगा, और एंगल भी लार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बड़े एंगल्स पे ही ज्यादा वैल्यूज देता है। 111 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। इसको करने का एक और तरीका भी है, जैसे जैसे थीटा बड़ा होता जाएगा 90 माइनस थीटा कम होता जाएगा और फोर्स सीधी होती जाएगी। फिर बोल रहा हूं, जैसे जैसे थीटा ज्यादा होता जाएगा तो 90 माइनस थीटा कम होता जाएगा, यानी ये एंगल छोटा होता जाएगा और फोर्स सीधी होती जाएगी, और आपको होता है सीधी फोर्स मैक्सिमम टॉर्क पैदा करती है। 111 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। Question number 112, two solid spheres
form an isolated system. Sphere X moves with speed 6 centimeter per second in a straight line directly towards a stationary sphere Y. As shown, the spheres have a perfectly elastic collision. After the collision, sphere X moves with the speed of 2 centimeter per second in the same direction as before the collision. What is the speed of sphere Y? आपने पढ़ा होगा इलास्टिक कोलिजन के लिए स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आफ्टर द कोलिजन, यानी रिलेटिव वेलोसिटीज आपस में एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं. सो प्लीज vx माइनस vy इज इक्वल टू vy डैश माइनस vx डैश. vx क्या था? The velocity of the sphere x before collision, यानी initial velocity of the sphere x which was 6. vy क्या था? The initial velocity of the sphere y, that is velocity before the collision which was 0, चूंकि collision से पहले sphere y रेस्ट में था. vy dash क्या था? The final velocity of the sphere y, that is the velocity of the sphere y after the collision, ये आपने फाइंड करनी है. और vx dash क्या था? The final velocity of the sphere x आफ्टर कोलिजन, और ये कितनी थी आपको? 2 गिवन थी. तो ये 0 गायब हो गया, ये 2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? 6 में प्लस हो जाएगा. तो स्फीयर y की फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, या ये क्वेश्चन मार्क, कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर पर सेकंड. आपके 1/12 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 113. In a perfectly elastic collision between the two atoms, it is always true to say that. एक ऑप्शन देख लें. Alpha, the initial speed of one atom will be the same as the final speed of the other atom. ये जुमला सही नहीं है. क्यों? इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं होती, रिलेटिव वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं. हाँ, अगर दो टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स की मैसेज क्या हो, सेम हो, तब वेलोसिटीज इंटरचेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं दिया हुआ. सो अल्फा इज नॉट करेक्ट. बीटा, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इक्वल देयर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन. आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है. 130 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. क्वेश्चन नंबर 114. इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. एक एक ऑप्शन देख लें. अल्फा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, बिल्कुल सही है. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, बिल्कुल गलत है. एंड चार्ली क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, बिल्कुल सही है. अल्फा सही है, चार्ली सही है, बीटा गलत है. 114 MCQ का आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, यानी डेल्टा. एंड क्वेश्चन नंबर 115. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल हर्ट यू मोर? A, kicking a football for the time of impact of 0.1 second. B, kicking a brick of time of impact 0.01 second. याद रखिएगा, इम्पैक्ट का टाइम जितना कम होता जाएगा, फोर्स का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होता जाएगा. फिर बोल रहा हूं, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जितना कम होता जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा. जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना है? 0.1 सेकेंड. लेकिन जब आप ब्रिक यानी ईंट को किक करते हैं तो आप टाइम ऑफ इंपैक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन आपको कितना दिखाई दे रहा है? 0.01 सेकेंड. इसका मतलब सिचुएशन बी विल हर्ट यू द मोर. इवन कॉमन सेंस भी हमें ये बताती है. आपके 115 MCQ का आंसर क्या होगा? सिचुएशन बी, यानी आपके 115 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. सो होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.